हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम घनश्याम महस है और आज हम अपने अगले टॉपिक सेल फंक्शंस या कोशिका के कार्य के बारे में अध्ययन करेंगे। और मेरा वीडियो जो है आपको ज़रा भी ज्ञान देता है तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे कमेंट्स कर पूछ सकते हैं। तो देखते हैं, कोशिका के 6 मुख्य कार्य हैं। स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट ऑफ बॉडी, बॉडी ग्रोथ, तीसरा है ट्रांसपोर्ट जिसमें हम एक्टिव और पैसिव दोनों देखेंगे, प्रोड्यूस एनर्जी, मेटाबॉलिज्म उपापचयी क्रिया, रिप्रोडक्शन प्रजनन, हेरिडिटी अनुवांशिकता। तो दोस्तों हम इनका अध्ययन एक एक करके करेंगे जिससे कोशिकाओं के कार्य के बारे में हम ज़्यादा जान सकें। पहला है स्ट्रक्चर और सपोर्ट ऑफ बॉडी। जैसे हमने सेल थ्योरी में भी देखा है कि कोशिकाएं जो हैं वो संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई के रूप में जानी जाती हैं। संरचना अर्थात हमारे संपूर्ण बॉडी की संरचना का एक महत्वपूर्ण इकाई है। जो कोशिका का आकार होता है वो 3 बातों पर निर्भर करता है: कोशिका झिल्ली की दृढ़ता, जीव द्रव्य का पृष्ठ तनाव और कोशिका का क्रिया। यानी कि जो भी अंग जो कार्य करता है वो विशिष्ट कोशिकाओं का बना होता है और वो कोशिका उस कार्य की क्रिया के लिए ही बनी होती हैं। बॉडी का एक स्ट्रक्चर देखें तो मुख्य आधार 2 चीज़ों से है: बोन जो संपूर्ण शरीर का ढांचा का निर्माण करता है, उसके पश्चात स्किन जो है वो संपूर्ण अंग को कवर करके रखती है। अर्थात हमारे शरीर के आकार का जो मुख्य हिस्सा है वो इन्हीं से है। बोन हड्डी, ये कोशिकाएं जो हैं हमने देखा कि कोशिकाओं के 3 आधारभूत परिमाप हैं जो कोशिकाओं को अन्य कोशिकाओं से अलग रखते हैं या अलग कैरेक्टर दर्शाते हैं। तो दूसरा हम देखेंगे कि बॉडी ग्रोथ, सोमैटिक सेल्स डिविजन्स अर्थात दैहिक कोशिकाओं का विभाजन, जिसे हम माइटोसिस डिवीज़न के अंतर्गत पढ़ ही चुके हैं। इस विभाजन के द्वारा हमारे शरीर की कोशिकाएं अपनी संख्याओं को बढ़ाते हैं जिसे सेल डेवलपमेंट कहते हैं, और ये विकसित होकर टिश्यू और टिश्यू से अंग, अंग से पूरे संपूर्ण शरीर का निर्माण करती हैं। और इन्हीं कोशिकाओं के विकास से हमारे शरीर के विकास का भी संबंध है, जिसे हम बचपन से लेकर बुढ़ापे तक कोशिकाओं के विकास को समझते हैं। तीसरा है ट्रांसपोर्टेशन इन सेल्स। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट और वाटर का ट्रांसपोर्ट, इन तीनों को हम अगले क्रम में देखेंगे। फिलहाल एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है वो कोशिकाओं में होता है और इसमें एनर्जी की भी आवश्यकता होती है। इसमें जो बड़े मॉलिक्यूल होते हैं वो एनर्जी के साथ प्रवेश करते हैं और इनके प्रवेश से एटीपी अर्थात एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट टूटकर एडीपी बनाता है, जिसे हमने चित्रों में गोला घेर कर दर्शाया है। यहाँ पर एटीपी टूटकर एडीपी बना रहा है अर्थात एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट टूटकर उसमें एक फास्फेट टूटकर एडीपी अर्थात एडिनोसिन डाइफॉस्फेट बनाता है। इसमें सोडियम और पोटेशियम आयनों की सांद्रता भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि प्रासरण और विसरण नियम का अगर हम अध्ययन करें तो उसमें संतुलन बनाए रखना ही महत्वपूर्ण है। पैसिव ट्रांसपोर्ट जो है इसमें एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ये डिफ्यूज़न या विसरण के द्वारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रवेश करते हैं।
जिसे हम चित्र द्वारा देख रहे हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये क्रियाएं चलती हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की संरचना का अध्ययन हम पहले भी कर चुके हैं। यह लिपिड और प्रोटीन के लेयरों का बना होता है। इसमें अणु अभिगमन करते हैं। इन क्रियाओं को हम उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। उदाहरण के तौर पर अगर विटामिन को लें तो विटामिन को सॉल्युबिलिटी के आधार पर, विलेयता के आधार पर दो मुख्य भागों में विभक्त किया गया है। फैट सॉल्युबल विटामिन ए, डी, ई और के तथा वाटर सॉल्युबल विटामिन बी, सी, पी। अर्थात सॉल्युबिलिटी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सॉल्युबल होकर कोशिकाओं के अंदर प्रवेश करती हैं। और हम जानते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड और प्रोटीन का बना होता है और इसी माध्यम से ये कोशिकाओं में प्रवेश करती हैं। चौथा है कोशिका के कार्य के रूप में प्रोड्यूस एनर्जी, अर्थात कोशिकाएं जो हैं एनर्जी को निर्माण भी करती हैं और संचित रखती हैं। तो सेल एनर्जी जो है एटीपी के रूप में रहती है, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी के कारण उत्पन्न होती है, जिसे हम आगे अध्ययन करेंगे। तो जो प्रोड्यूस एनर्जी है, एनर्जी का निर्माण है, वो 3 फेज में होता है, ग्लाइकोलिसिस, कैब्र साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। इन्हीं के क्रियाओं द्वारा एटीपी का निर्माण होता है और मानव शरीर में कुल 38 एटीपी निर्मित होते हैं। और यह क्रिया कोशिका के साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में कंप्लीट होता है। तो आगे हम देखेंगे 5वां, रिप्रोडक्शन या प्रजनन। कोशिकाओं में जैसे हमने पहले भी देखा है कि स्पर्म और ओवम मानव के प्रजनन में भाग लेते हैं। ये कोशिकाएं ही आपस में मिलकर एक शिशु का निर्माण करती हैं। मेल में यह स्पर्म कहलाता है और फीमेल में ओवम, जिसका चित्र आप लोग देख ही रहे हैं। यह एक प्रकार की कोशिकाएं हैं। यह कोशिकाएं ही हैं जो आपस में जुड़कर एक बच्चे का निर्माण करती हैं और इसे ही प्रजनन कहते हैं। हेरिडिटी या आनुवांशिकता, अर्थात एक मानव के गुण अपने संतति में पहुंचाना ही आनुवांशिकता कहलाती है, जिसे हम देखेंगे कि कोशिकाओं के केंद्र में उपस्थित जो धागों के समान संरचना होती है, जिसे क्रोमेटिड कहते हैं, इन्हीं में क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। और ये क्रोमोसोम्स डीएनए के कुंडली नुमा संरचना होते हैं, जो फादर और मदर के जो कैरेक्टर होते हैं वो बेबी तक या बच्चे तक पहुंचाने का काम करते हैं। और इन्हीं के आधार पर हमारे शरीर की संरचना होती है। स्पर्म 2 प्रकार के क्रोमोसोम्स होते हैं, एक्स या वाई। इनमें से केवल एक ही प्रकार के क्रोमोसोम्स एक स्पर्म में होते हैं, अर्थात स्पर्म 2 प्रकार के क्रोमोसोम्स में विभक्त होते हैं, एक्स वाला और वाई वाला। फीमेल का जो ओवम होता है उसमें केवल एक ही प्रकार के क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। स्पर्म और ओवम आपस में मिलकर एक न्यूबॉर्न बेबी का निर्माण करते हैं। और इन्हीं से जीवों का विकास चलता रहता है। और ये आपस में मिलकर जो भ्रूण कोशिकाएं बनाती हैं, वो भ्रूण कोशिका हमारे शरीर के संपूर्ण कोशिकाओं का निर्माण करती है, जैसा कि आप चित्र में देख ही रहे हैं। इसमें से भ्रूण कोशिका जो है वो सभी प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण कर रही है, चाहे वो न्यूरॉन हो, रेड ब्लड सेल्स हो, फैट सेल्स हो।
कुछ अन्य तथ्य भी हैं, अर्थात जैसे हमने देखा है कि जो कोशिकाएं हैं वो क्रियाओं के आधार पर विभक्त होती हैं। जैसे आरबीसी, ये जितने भी पदार्थ हैं या ऑक्सीजन हैं या भोज्य पदार्थ हैं उनका संवहन करती है। न्यूरॉन्स ये हमारे शरीर में जाल के रूप में फैले रहते हैं तथा जितने भी संवेदनाएं होती हैं उनका संवहन इन्हीं का काम होता है। और इसी प्रकार से कई प्रकार की कोशिकाओं का हम अध्ययन करेंगे अपने अगले अध्याय, अगले टॉपिक टिश्यू में। तो दोस्तों, मेरा यह वीडियो आपको ज़रा सा भी ज्ञान देता हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ज्ञान बांटिए और बढ़ाते रहिए दोस्तों। धन्यवाद।